बच्चों, आप सबों का नारायण सर की कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति पढ़ेंगे। ज्यामिति, जियोमेट्री, जिसको जानते हैं हम लोग जियोमेट्री के नाम से, उसको पढ़ेंगे। बच्चों, जियोमेट्री जो है वो गणित की 3 बड़ी भागों में से एक है। तो 3 बड़े भागों में कौन कौन आता है? 3 बड़े भागों में गणित का जो अंग है वो 3 भाग में बांटा गया है मुख्य रूप से। उससे और उसके बहुत से भाग हैं, ब्रांचेज हैं। तो सबसे पहले है आपका अंक गणित। क्या है? सबसे पहले अंक गणित। अंक गणित के बाद आपका आता है बीज गणित। कौन गणित? बीज गणित। और बीज गणित के बाद ही आता है ज्यामिति। तो गणित का एक 3 भाग हुआ। पहला भाग क्या हुआ? अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति। अब इसके अलावे गणित के और कुछ भाग हैं, जैसे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति के अलावा सांख्यिकी, जिसको हम लोग पढ़ते हैं, जिससे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इन सारे चीजों को हम गणित में पढ़ते हैं। लेकिन आज की कक्षा में आप पढ़ेंगे ज्यामिति, जियोमेट्री। अब ज्योमेट्री क्या है बच्चों? ज्योमेट्री में जैसे इसके अंतर्गत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेखा पढ़ते हैं, कोण पढ़ते हैं, वक्र रेखा भी पढ़ते हैं और विभिन्न प्रकार की आकृति भी पढ़ते हैं। इसमें चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज वगैरह सारे चीज आ जाता है। और इसमें हम बहुत ऐसे चीज़ों को जानते हैं जो हम हमारे परिचित में रहते हुए भी उसको हम ये पहचान नहीं पाते हैं कि ये क्या चीज़ है, कौन सा गणित के भाग में देंगे। तो बच्चों, इतने ही जानेंगे कि ज्यामिति भी एक बहुत बड़ा भाग है गणित का, और इसे हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलते हैं। ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता, कांग्रेंट ऑफ, वैसे त्रिभुज का भी अगर बोलेंगे तो कांग्रेंट ऑफ ट्रायंगल। सर्वांग समता मतलब ही हुआ कांग्रेंट। और इसको हम बढ़िया से जानते हैं और मैंने इसको सीखेंगे। आखिर में कांग्रेंट है क्या, सर्वांग समता है क्या? तो बच्चों, सर्वांग समता का मतलब ये हुआ, यदि 2 चित्र है और एक जैसा है, यानी देखने में बराबर लगता हो, और एक चित्र के ऊपर उसी आकार के चित्र को अगर हम ढक देते हैं, रखते हैं, तो पूर्ण रूप से अगर उसको ढक ले तो उसको हम कहेंगे सर्वांग समता, यानी वो सर्वांग सम है। सर्वांग सम मतलब सभी अंग समता, यानी समान। सर्व अंग समता, यानी सभी अंग जो हो बराबर हो। तो अगर एक चित्र दूसरे चित्र में पूरा ढक गया तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्वांग समता। अब हम 2 सिक्का लेते हैं। 2 सिक्का को, एक सिक्का में दूसरा सिक्का को रख देते हैं और पूरा ढक जाए तो उसको भी हम सर्वांग समता कहेंगे। अब 2 कुर्सी एक जैसा हो, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जो भी है कुर्सी, तो वो दोनों कुर्सी अगर एक जैसा लगता हो, अब ढकाएगा तो नहीं कुर्सी, लेकिन चित्र में ढका जाएगा। कुर्सी का चित्र लेके दोनों कुर्सी का चित्र लेंगे और ढकेंगे, पूरा ढक जाएगा, तो उसको कहेंगे सर्वांग समता। उसके बाद है 2 रेखाखंड। अगर 2 रेखाखंड को आपस में देखेंगे कि अगर बराबर माप का है
तो दोनों रेखा हमारा सर्वांग होगा। अब चलते हैं दो कोण। अगर दो कोण, अगर रेखाखंड से ही पहले चलते हैं बच्चों, मान लिया जाए एक रेखाखंड ये है और एक रेखाखंड ये है। अगर ये इसको ए, इसको बी माने और इसको सी और इसको डी। अगर एक रेखा, अगर सी डी को ए बी पर रख दिया जाए तो एक ही रेखा दिखाई पड़े और उतने ही बराबर का, या ए बी को सी डी में रखें तो उतने ही बराबर दिखाई पड़े और लगे और बराबर माप हो, तो उसको कहेंगे हम सर्वांग समता। अगर कोण में भी हम चलते हैं, अगर एक कोण है और एक कोण यहां भी है, मान लिया जाए एक कोण और ये दोनों, अगर एक कोण को दूसरे कोण पर हम अगर रखते हैं और वो पूरा पूरा ढक जाए, हमें अगर ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो हम इसको, इस भुजा को यहाँ पर हम ले जाएंगे और ये पूरा पूरा ढक जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्वांग समता। उसी तरह से बच्चों दो त्रिभुज भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा ये है और इसी प्रकार से एक प्रकार का एक दूसरा त्रिभुज है, और ये दोनों अगर बराबर 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 लगे देखने में, और इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर में रख दें और लगे कि एक ही त्रिभुज है, या इस त्रिभुज को इसमें रखें और उसमें भी लगे कि एक ही त्रिभुज है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कंग्रेंट, सर्वांग समता। तो इस तरह से बच्चों चतुर्भुज में भी होता है। तब हम इसको क्या कहेंगे? सर्वांग समता तब होते हैं जब दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, अर्थात एक दूसरे को ढक लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सर्वांग समता। तो बच्चों ये है सर्वांग समता, ये सब याद रखेंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है। तो अब हम सर्वांग समता के अगली कड़ी में हम लोग चलते हैं। अब त्रिभुज की सर्वांग समता को हम लोग जानेंगे। त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है? तो उसमें बहुत प्रतिबंध भी है बच्चों। प्रतिबंध क्या है? कंडीशन है। तो वही है कंडीशन फॉर कंग्रेंट ऑफ ए ट्रायंगल। तो उसको हम लोग जानेंगे, क्या उसका शर्त है, क्या उसका प्रतिबंध है, तो उसको हम लोग जानते हैं बढ़िया से, और उसके बाद हम एक एक करके हम लोग उसको जानेंगे। क्योंकि आपका क्लास 7, 8, 6 से ही समझिए बच्चों, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आपको इसमें काम करेगा। तो सबसे पहले वो प्रतिबंधों को हम लोग देखते हैं त्रिभुज का, जो सर्वांग समता को दर्शाता है। तो कौन कौन से प्रतिबंध हैं? सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों एस ए प्रतिबंध। इसका मतलब हुआ कि भुजा ये है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एस मतलब साइड हुआ बच्चों, साइड। भुजा, इसको हम लोग साइड के नाम से जानते हैं। एस इसीलिए लिखा जाता है कि इसको हम साइड के नाम से जानते हैं गणित के कोड में। और एस मतलब भुजा। अब कहने का मतलब ये है कि एक त्रिभुज के तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, तो हम उसको कहते हैं वो दोनों त्रिभुज आपस में कंग्रेंट होते हैं, आपस में सर्वांग होते हैं। दूसरा रूल है बच्चों, पहला रूल तो देख लिए, दूसरा रूल है एस
एस। अब इसमें जो है आपको हो जाएगा भुजा कोण। अब एक कोण आ गया बच्चों, और फिर साइड आ गया, ये भी भुजा। तो भुजा कोण भुजा के नाम से जाना जाता है। साइड एंगल, साइड ए से एंगल, ए से एंगल और एस से साइड। तीसरा है बच्चों, तीसरा भी जान लीजिए, ये एस ए, और इसको हम लिखते हैं कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। ये सब याद रखेंगे बच्चों, बहुत जरूरी चीज है। और चौथा हमारा हो जाएगा आर एच एस। इसका मतलब हुआ बच्चों, यहाँ समकोण राइट एंगल, आर से हुआ राइट एंगल, तो उसको हम लोग लिखते हैं समकोण, समकोण। और एच हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस मतलब कर्ण, और हमारा हो जाएगा एस भुजा। कोई भी भुजा उसमें दिखाया जाएगा, जिसे इसको थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों। ए राइट एंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसी तरह से एक और राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर हुआ, तो यहाँ 90 डिग्री हुआ, यहाँ भी टेढ़ा लग रहा है 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। हाइपोटेनस आपका ई लंबा वाला होगा, और साइड को भी ले सकते हैं, साइड इसको भी ले सकते हैं, इसको लेंगे तो इसको लीजिए, और बेस को अगर लेते हैं, अगर ये साइड लेते हैं तो ये साइड, तो ये दोनों अगर बराबर है, यहाँ और यहाँ बराबर है, और इसका कर्ण और ये कर्ण बराबर है, और ये 90 डिग्री है दोनों, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांगसम होंगे। तो बच्चों, ये था आपका 4 गो रूल है, और ये चारों रूल को हमें बढ़िया से जानना है। सभी क्लास में इसको जानना, क्लास 7 में भी है, 8 में, 9 में, 10 में भरा हुआ है, और जरूरत भी पड़ेगा। तो बच्चों, हम इसको कम से कम एक हम चलते हैं और इसको बताते हैं। आज अगले वीडियो में हम सारा चीज इसको पूरा कर देंगे। इसका जो तीनों है, एक चीज को हम लोग बढ़िया से जान लेते हैं। तो इसको जानने के लिए एस 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 एस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसको सिद्ध करने के लिए दिया, वैसे तो सिद्ध करने के लिए बहुत आएगा बच्चों, किताब में आपके पाठ्य पुस्तक में भरा पड़ा है, और बनाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसका जड़ को जानेंगे तब। अगर जड़ नहीं जानेंगे तो हम कैसे बनाएंगे। तो इसीलिए मैं जड़ से चल रहा हूं, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो समझने के लिए हम अब क्या करेंगे, इसमें हम 2 ट्रायंगल लेते हैं। दो, किसी भी कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं बच्चों, लेकिन एक जैसा हो, एक जैसा हो। हम एक ट्रायंगल, चलिए एक ट्रायंगल हम यहाँ लिए, और फिर दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ लिए, ऐसे दोनों एक जैसा लेना है बच्चों, करीब करीब। मान लिया जाए इसको हम ए मानते हैं, ए बी सी, और इसको हम पी क्यू आर मान सकते हैं, चाहे तो डी ई एफ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से अब यहां पर हम मान लिया जाए ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये मान लिया जाए 6 सेंटीमीटर, और ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ भी 7 सेंटीमीटर। ऐसे
4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो ये दो त्रिभुज है। तो त्रिभुज यहाँ हम लोग लिख सकते हैं बच्चों, लिखना भी चाहिए। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में अब यहाँ पर तुलना करना है बच्चों। अब ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, अब ये दोनों में हम तुलना करते हैं और तुलना करेंगे तो क्या पाते हैं। ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर कौन सी हो गया बच्चों, ए बी बराबर हमारा हो गया, यहाँ देखिए डी ई और ए सी बराबर क्या है, चाहे बी सी चलिए, बी सी बराबर हमारा हो गया ई एफ। देखिए बच्चों बी सी बराबर ई एफ, क्योंकि ये दोनों हमारा 7-7 सेंटीमीटर है। उसके बाद ए सी बराबर हमारा हो गया डी एफ। देखिए इस तरह से आपको लिखना होगा, क्योंकि ए बी हमारा 4 है तो डी ई भी हमारा 4 है, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर डी ई और बी सी हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर, नहीं बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ई एफ 7 सेंटीमीटर। हम किसी को पहले ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं कि ए बी के बाद हम ए सी भी ले सकते हैं। ए बी जैसे लिए डी ई लिए, तो ए सी बराबर हम डी एफ ले सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, बी सी लिए, बी सी और ई एफ, उसके बाद हम ए सी लिए, ए सी बराबर डी एफ। तो ये दोनों त्रिभुज में हम क्या पाए बच्चों, इस दोनों त्रिभुज में हम क्या पाए कि यहाँ पर हम जो पाए क्या कि, तो यहाँ पर कि इस त्रिभुज के तीनों भुजा इस त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बच्चों, हर जगह माप दिया हुआ नहीं रहता है, इस समझने के लिए, इस जड़ के लिए है, जड़ से समझने के लिए इसको माप दिखाया गया। लेकिन आप जब सिद्ध करेंगे अपने से तो वहाँ पर आपको इस तरह से नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अभी इसको जड़ समझना बहुत जरूरी है। तो लिखेंगे बच्चों, इतना में इतना पाए आता है, यहाँ ज़्यादा लंबा नहीं करना है, यहाँ आता लिखेंगे, अतः त्रिभुज ए बी सी और एक देखो बराबर दे करके बच्चों यहाँ इस तरह से लिखा जाता है, इसी को कहते हैं सर्वांशम। सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ, ये सर्वांशम हो गया, इसी को कहते हैं सर्वांशम। इसको याद रखेंगे बच्चों, बराबर का चिन्ह दे लीजिए और एक यहाँ इस तरह से रेखा कर दीजिए। इसको हमको क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांशम है। अब सर्वांशम का मतलब क्या हुआ, अब इन दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा बच्चों, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा, परिमाप बराबर तो हो ही गया, चूंकि तीनों भुजा और इसका तीनों भुजा बराबर है, तो परिमाप बराबर है, क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा। और क्या बराबर होगा, आपका ए कोण, ये जो देख रहे हैं कोण ए और कोण डी, ये बराबर होगा, ए कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये कोण आपका इस कोण के बराबर होगा। यानी सर्वांशम मतलब हो गया कि सभी प्रकार से बराबर। हम तीन चीज को लेके चलेंगे और तीन चीज हम जब बराबर कर देते हैं तो उसको सर्वांशम मान लेंगे, और जब सर्वांशम मान लेंगे तो सभी अंग बराबर हो गया, और सब अंग बराबर मतलब हर चीज से बराबर, यानी वो परिमाप में बराबर, क्षेत्रफल में बराबर, उनके सारे कोण बराबर, उनकी सारी भुजाएं बराबर, यानी सब तरह से वो बराबर है। इसीलिए इसको कहते हैं सर्वांग समता, कंग्रेंट, यानी उनका सारे अंग, ऑल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सभी पार्ट्स यानी सभी भाग बराबर होते हैं।
तो इस तरह से हम सर्वांग क्षमता का कुछ जड़ समझे और त्रिभुज के बारे में भी जाने कि सर्वांग क्षम होता क्या है। तो केवल त्रिभुज में ही नहीं बच्चों, इसके पहले बताए रेखा भी होता है, कोण में भी सर्वांग क्षमता होता है, चित्र में भी होता है, सिक्का में होता है, और जितने वस्तु का आप चित्र लेंगे, अगर एक चित्र दूसरे चित्र को ढक लेता है, दैट मीन्स वो सर्वांग क्षम है, यानी सर्वांग क्षमता के नियम को पालन करता है। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़े त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़े कि गणित के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन? आप लोग पढ़े अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। और इन 3 मुख्य अंगों के अलावे 2 और कौन चीज हुआ बच्चों? एक हुआ त्रिकोणमिति और अगला दूसरा हुआ सांख्यिकी। तो इस तरह से हम गणित के भागों को जाने। अब उसके बाद ज्यामिति में हम लोग ये सीखे कि रेखा भी होता है, कोण होता है, त्रिभुज, चतुर्भुज, सब बहुत कुछ होता है, वक्र रेखा भी होता है। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? सर्वांग क्षमता। जो सर्वांग क्षमता का एक चीज हम प्रूफ यहाँ कर दिए, SAS, लेकिन इसमें हम 4 चीज बताए। क्या बताए? SSS, SAS, तीसरा ASA, और चौथा क्या बताए? RHS। अब इस चारों चीजों को ध्यान में अपना रखेंगे और उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पुनः इसको प्रूफ करेंगे। इसको छोड़कर इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, ताकि आप लोग को सहूलियत होगा गणित बनाने में। तो बच्चों, मेरा आज की कक्षा ज्यामिति का यही अंत होता है। धन्यवाद।